हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वेल्थ में आपका स्वागत है। सर कल 19 मार्च है और हम सब जानते हैं आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया तरीका से डन हो गया है। बट मुझे एक रिक्वायरमेंट लगा कि सर एक बार स्टूडेंट से कांटेक्ट बनाया जाए कि अगर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपको उसको इजीली स्मार्ट स्टडी के पॉइंट से आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा वीडियो लाया सर, देखना जरूर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमी के पॉइंट से नेशनल इनकम को लेकर। अब सर नेशनल इनकम को लेकर सबसे पहले आप सब एक मिनट रुक जाओ प्लीज। अब नेशनल इनकम के पॉइंट से सबसे पहले ये आता है डिफरेंस आता है। मैं एकदम पढ़ाने नहीं आया हूं सर, यहाँ पर बस यहाँ पर गाइडेंस देने के लिए आया हूं कि आपको किस तरीका से आइडेंटिफाई करना है। अब मैंने बता दिया था कि सर ये जितने भी डिफरेंस है, सॉरी ये जितने भी डिफरेंस है, अब ये सब डिफरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होना चाहिए। सपोज ट्रांसफर इनकम आप सब जानते हो, फैक्टर इनकम क्या होता है, विच इज अर्न बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विस, विच इज अर्न विदाउट रेंडरिंग फैक्टर सर्विस, ये आप सब जानते हो। लेकिन मैं आज क्या बताने आया हूं, सपोज आपके क्वेश्चंस में बहुत बार पूछे जा रहे हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। तो सर आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है कि वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। आप सबसे पहले डेफिनेशन याद करना है कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड which is either used for consumption or for investment purpose. Intermediate goods are those good which is either used for resale or for further production purpose. इस तरीका से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। सपोज कार यूज्ड बाय हाउस होल्ड, वो कौन सा गुड हुआ सर, वो फाइनल गुड हुआ बिकॉज इट इज यूज्ड either used for consumption or for investment purpose, and in this case it is used for investment purpose. सिमिलरली इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा तो इंटरमीडिएट गुड्स में एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे कि मोबाइल सेट परचेज्ड बाय द डीलर, ठीक है, वो कौन सा गुड होगा, बिकॉज वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा बिकॉज इट इज आइदर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन पर्पस, एंड इन दिस केस इट इज यूज्ड फॉर रीसेल पर्पस। तो मैं बार बार बता रहा हूं, अब डेफिनेशन पे ध्यान देना, डेफिनेशन पे फोकस करना, डायरेक्टली जंप मत मारना। ये डिफरेंस आपको क्लियर है, ठीक है। डेप्रीसिएशन कैपिटल लॉस आपको पूछ सकता है, डेप्रीसिएशन क्या होता है और कैपिटल लॉस क्या होता है। ये विदाउट नेचुरल कैलेमिटी से होता है, ये नेचुरल कैलेमिटी से आता है। सेम चीज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स को लेकर मैं बता रहा हूं कि अगर पूछा जाए तो सर आप पहले डेफिनेशन याद करना, डेफिनेशन को मेमोराइज करना, उसके बाद लिखना, ठीक है। ये सब तो आप सब आ जानते हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। सर इसमें आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस या नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अगर ये नहीं पूछेगा तो इसको एक और तरीका से पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। मैं बार बार बता रहा हूं, नॉमिनल जीडीपी को नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस बोलते हैं एंड रियल जीडीपी को नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। सर नेक्स्ट, अब रियल फ्लो, मनी फ्लो आपको क्लियर है, स्टॉक फ्लो सब बताने का जरूरत नहीं है, ये सब आप जान रहे हो, ठीक है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लेकर आ रहा हूं वो बता दे रहा हूं बस, ठीक है, ताकि एक गाइडेंस मिल जाए। सेम चीज अब क्वेश्चंस में बहुत बार अराइज हो रहा है कि एक्सप्लेन इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। हम लोग सब जानते हैं इनकम में सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई आता है। सर आप ये बता देना, ये बताने के बाद आपको ये जो भी फ्लो चार्ट मैंने बताया है, ये सारा का सारा फ्लो चार्ट आपको बना देने का है, ठीक है, विद प्रॉपर डायग्राम, ठीक है सर। ये बताने के बाद उसके बाद आपको ये सारा का सारा एक्सप्लेन कर देने का है, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखना। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायरेक्टली नहीं पूछेगा व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, वो पूछ रहा है व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड इन इनकम मेथड। तो सर प्रॉब्लम फेस्ड इन इनकम मेथड इज नथिंग बट प्रिकॉशंस ओनली, तो प्रिकॉशंस लिख देने का, ठीक है सर। सेम चीज एक्सपेंडिचर मेथड में भी है। आप एक्सपेंडिचर मेथड अगर पूछेगा तो सर एक्सपेंडिचर मेथड का फ्लो चार्ट से लेकर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर देना। और अगर पूछेगा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड या व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, आप लिख देने का। प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट प्रिकॉशंस ओनली, मैं गाइडेंस करने के लिए सिर्फ एक वीडियो बनाया हूं। सिमिलरली प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड या प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यू एडेड ध्यान दे देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर। विच इज बेटर, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, प्लीज अच्छे से कर लेना प्यारे बच्चों। रियल जीडीपी बेटर है बिकॉज ऑफ 3 पॉइंट, इट हेल्प्स टू नो द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली। इट हेल्प्स टू मेजर पीरियोडिक कंपैरिजन ओवर डिफरेंट ईयर एंड इट हेल्प्स टू मेजर इंटरनेशनल कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट कंट्री। फिर ये वेलफेयर क्वेश्चन, भैया वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, ड्यू टू इंक्रीज इन जीडीपी डज इट लीड्स टू वेलफेयर, 5 पॉइंट था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चेंज इन प्राइस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, एक्सटर्नलिटी एंड हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लिख देने का सर। मैं फिर से बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, चेंज इन प्राइस इन्फ्लेशन को लाता है, एक्सटर्नलिटी से इन्वायरमेंट को पॉल्यूट या बेनिफिट होता है, और हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मैंने बता दिया। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या था, जिससे सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आते हैं, ठीक है। फिर व्हाट इज डबल काउंटिंग भी बहुत बार सैंपल में पूछा गया है। तो डबल काउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच वी ऐड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, sorry, in which we add the value of intermediate goods along with final good, that is said to be double counting, ठीक है सर।
ये आपका था। उसके बाद आपसे बार बार पूछ रहा है कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए, मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार बोलूंगा, कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए पूछा जा रहा है सर। कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए पढ़ लेना, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट रिटेन्ड अर्निंग एंड नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सर सैंपल पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस है। ओके सर, जल्दी आगे बताइए सर, आगे बढ़ते हैं। अब आता सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बार बार पूछ रहा है व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जब भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूछेगा, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम लिखने के बाद ये तीनों फेज लिख देना, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन फेज। ये करने के बाद डायरेक्टली आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का वो टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मॉड्यूल बना देने का है। दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी व्हिच इंक्लूड्स हाउसहोल्ड एंड फर्म। ये हाउसहोल्ड एंड फर्म आता है यहाँ पे, सॉरी हाउसहोल्ड एंड फर्म आएंगे, ठीक है, देख रहे होगे आप। हाउसहोल्ड जो है फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है फर्म को, फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है सर। फर्म इन रिटर्न हमको फैक्टर इनकम देता है और उसके बदले में हम खर्च कर देते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है सर। ये करने के बाद इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देने का है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रियल फ्लो और मनी फ्लो आपस में मिलेगा तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बनेगा। ये वीडियो जस्ट आपको गाइडेंस के लिए है, प्लीज देख लीजिएगा सर, ठीक है, बिकॉज इससे आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो ये नेशनल इनकम का थ्योरी मैंने बता दिया। अब ये करने के बाद दूसरे चैप्टर पे आते हैं सर। अब नेशनल इनकम हो गया खत्म। अब ये नेशनल इनकम खत्म करने के बाद आता है मनी बैंकिंग, ठीक है सर। मनी बैंकिंग से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अब हम सब जानते हैं व्हाट इज मनी। मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बार्टर सिस्टम, उसका चार ड्रॉबैक्स होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, सब जानते हैं। मनी सप्लाई को लेकर बहुत बार ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर मैं बार बार बता रहा हूं, जब भी मनी सप्लाई को लेकर पूछेगा आप पहले डेफिनेशन याद करना। ओके सर, कि मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत बार एग्जांपल में डिमांड डिपॉजिट ये सब लिखा है, बट नहीं होता है, सिर्फ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान देना, इसका मेजर्स पढ़ लेना। M1 इक्वल्स टू, मैं लिख दे रहा हूं, M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। अगर मनी सप्लाई पूछा, ये पूरा का पूरा यहां तक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है सर। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बस ये आपको गाइडेंस पर्पस के लिए एक वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ मनी, आपको आता है। बैंकिंग में आते हैं, तो व्हाट इज बैंक हम सब जानते हैं, सेंट्रल बैंक क्या होता है हम सब जानते हैं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक बार बार पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछ रहा है और केस स्टडी के पॉइंट से भी पूछ रहा है। केस स्टडी नहीं मतलब थोड़ा सा एक कहानी बेच करके पूछ रहा है। करेंसी अथॉरिटी, ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, कभी भी लिखा कि गवर्नमेंट लिख दिया मतलब वो बैंकर टू द गवर्नमेंट है। ये बैंकर्स बैंक सुपरवाइजरी रोल, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक से आ रहे हैं। और मेरा जो सबसे फेवरेट है, ये बार बार पूछता है, मैंने कल एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, इस पर आप देख लेना जाकर। क्रेडिट को कंट्रोल करने का दो इंस्ट्रूमेंट होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMO, CRR, SLR सब आते हैं। इन्फ्लेशन में सब बढ़ेगा, डिफ्लेशन में सब घटेगा। सेम चीज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में दो आएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मॉडर्नाइजेशन भी आता है, ठीक है सर। इन्फ्लेशन में सब बढ़ेगा, डिफ्लेशन में सब घटेगा। तो मनी बैंकिंग में मैंने बता दिया कि भैया आपको ध्यान किस पे देना है। मनी बैंकिंग में आपको ध्यान किस पे देना है मैंने ये बता दिया। देखो मैं सिर्फ गाइडेंस के पर्पस से आया हूँ, यहाँ पर कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ डिटेल में, बिकॉज आपका सब प्रिपेयर हो चुका है। बस मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से इस साल सैंपल्स में बार बार पूछे गए हैं, तो प्लीज ये चीज को ध्यान दे देना। मनी बैंकिंग में फंक्शंस ऑफ मनी पूछा जा रहा है, मनी सप्लाई ज्यादातर पूछा जा रहा है। बैंकिंग में से आपका क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पूछा जा रहा है, या फिर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक पूछा जा रहा है, ठीक है सर। ये हो गया। अच्छा, मनी बैंकिंग का सम्स को लेकर अगर बताया जाए, मनी बैंकिंग का सम में भैया आपको मैंने बता चुका था फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू इनिशियल इनटू मनी मल्टीप्लायर होता है। इनिशियल इक्वल टू टोटल बाय मनी मल्टीप्लायर होता है। मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 बाय LRR होता है, या मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू टोटल बाय इनिशियल डिपॉजिट होता है सर। मैंने ये पूरा का पूरा वीडियो बना चुका है, यहाँ से सम्स तो भैया आ रहे हैं, देख लेना। या एक क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप बिटवीन रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन, ये चीज आप देख लेने का सर, ये बार बार पूछेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। मनी बैंकिंग हमारा क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं नेशनल इनकम, तो मैंने पढ़ा दिया, मनी बैंकिंग हो गया सर, ठीक है। अब आता है गवर्नमेंट बजट। चलिए सर, गवर्नमेंट बजट हम सब जानते हैं। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर, हम सब जानते हैं। लेकिन बोर्ड्स में क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं सर, बार बार पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट अच्छे से कर लेने का है, ये आपको
थोड़ा सा केस स्टडी के पॉइंट से पूछा जा रहा है। 5 ऑब्जेक्टिव है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है सर, ये सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये चीज हो गया। ये चीज करने के बाद अब आपको आगे पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट बता दिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट बताने के बाद आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट बताने के बाद, प्लीज सर थोड़ा सा फोन आ रहा था इसलिए थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट से आपका ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है आप ध्यान से पढ़ लेना प्लीज। सॉरी थोड़ा फोन आ गया तो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के बाद, अरे शिट यार टाइम वेस्ट हो गया मेरा। आप सॉरी प्लीज सॉरी यार, ठीक है फोन आने स्टार्ट हो गए स्टूडेंट के। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट अच्छे से पढ़ लेने का, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है सर, ये चीज करने के बाद ठीक है ऑब्जेक्टिव्स प्लीज अच्छे से कर लेने का है। ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सर। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है सर, प्लीज ध्यान देना, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट बताने के बाद आपका गवर्नमेंट बजट दो पार्ट आता है, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है सर। याद रखना यहां से बार बार क्वेश्चन आएंगे कि रिसिप्ट है या एक्सपेंडिचर, ये बताने के लिए, या रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, ये चीज बताने के लिए। अब रिसिप्ट अगर बोला तो लाइबिलिटी पहले, एसेट बाद में, और अगर एक्सपेंडिचर बोला तो एसेट पहले लाइबिलिटी बाद में। ध्यान देना, रेवेन्यू रिसिप्ट में ना तो लाइबिलिटी बढ़ाएगा ना तो एसेट घटाएगा। यहाँ पर या तो लाइबिलिटी बढ़ाएगा या तो एसेट घटाएगा। यहाँ पर ना तो एसेट बढ़ाएगा ना तो लाइबिलिटी घटाएगा। यहाँ पर या तो एसेट बढ़ाएगा या तो लाइबिलिटी घटाएगा। सर ध्यान दे देना, यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये करने के बाद ठीक है, ये होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब आपको आता है रेवेन्यू रिसिप्ट को लेकर, टैक्स रिसिप्ट को लेकर मैंने बता दिया। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस पूछ रहा। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस पूछने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस पढ़ने से पहले आप अच्छे से प्रॉपर याद कर लेना डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या क्या होता है, ये सारा चीज देख लेने का है। ये करने के बाद नॉन टैक्स रिसिप्ट एक बार पढ़ लेना, बिकॉज कुछ कुछ सैंपल से पूछा गया कि नॉन टैक्स रिसिप्ट का 3-4 एग्जांपल देने के लिए। ठीक है, अब आता है आपका डेफिशिट, दैट इज बजट डेफिशिट। बजट डेफिशिट में डरना नहीं है सर, हम आपके साथ हैं। बजट डेफिशिट में करना क्या है आपको, बजट डेफिशिट 3 तरह का आता है, रेवेन्यू डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट एंड प्राइमरी डेफिशिट। रेवेन्यू डेफिशिट में बार बार पूछेगा व्हाट वर द इंप्लीकेशंस या व्हाट वर द इंपैक्ट पूछेगा, या और भी घुमा फिरा के पूछेगा, आपको डरना नहीं है। रेवेन्यू डेफिशिट पूछा तो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिशिट, उसका इंप्लीकेशन लिख के आ जाने का है। उसके बाद सेम फिस्कल डेफिशिट, कुछ भी पूछा अगर लिखा है वहां पर फिस्कल डेफिशिट, तो व्हाट इज फिस्कल डेफिशिट, इंप्लीकेशन। सिमिलरली अगर कुछ भी कहानी में लिखा और लिखा है प्राइमरी डेफिशिट, व्हाट इज प्राइमरी डेफिशिट, उसका इंप्लीकेशन लिख के आ जाने का है। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और ये सारा फॉर्मूला है, मैं फिर से बता रहा हूँ, गवर्नमेंट बजट का जितना भी न्यूमेरिकल का फॉर्मूला है सर, ये न्यूमेरिकल का सारा फॉर्मूला आपको प्रॉपर फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, रेवेन्यू डेफिशिट निकालने के लिए सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज है फिस्कल डेफिशिट निकालने के लिए, मैंने बता चुका था, सबसे पहले बोरोइंग देखोगे, अगर बोरोइंग है तो वही फिस्कल डेफिशिट हो जाएगा। अगर बोरोइंग नहीं है तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट देखोगे, अगर नॉन डेट दिया है तो रेवेन्यू डेफिशिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। अगर वो भी नहीं दिया है तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट कर देंगे। ठीक है सर, प्राइमरी डेफिशिट निकालने के लिए फिस्कल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे। ओके सर, तो इसका समरी क्या था कि गवर्नमेंट बजट में आपको मोस्टली 3-4 जगह से क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला भैया आंख बंद करके ऑब्जेक्टिव पढ़ लेने का, 5 ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दे देना। ठीक है सर, कभी भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि टैक्स को लेकर पूछ रहा है मतलब वो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, सब्सिडी को लेकर बोल रहा मतलब रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इस तरीका को लेकर होगा, कर लेना। ये करने के बाद आपसे पूछेगा रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सर आप देख लेना। ठीक है, मैंने बता दिया है, बस एक गाइडेंस के रूप में आ रहा हूं कि सर आपको इस तरीका से फोकस करना होगा। फिर आता है आपका न्यूमेरिकल आता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे पूछा जाएगा डेफिसिट के बारे में। 3 तरह का डेफिसिट है, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी। तो अगर कभी पूछा तो अगर मान लो पूछा कुछ भी कहानी दिया उसमें लिखा रेवेन्यू डेफिसिट, सर व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, फॉर्मूला एंड इंप्लीकेशन।
इसी तरीका से फिजिकल एंड प्राइमरी में भी करेंगे सर। ओके सर, नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अब आते हैं ये एग्रीगेट डिमांड पे। एग्रीगेट डिमांड में तो बताने वाला सब मतलब मोस्ट पूरा तो पूरा ग्राफी सर बेस्ड है इस पर, बट मैं बता ये सब आपको पढ़ना तो एकदम जरूरी है, बताने वाला नहीं हुआ है बिकॉज ये सब आपको मैंने पढ़ा चुका है। ठीक है, अभी आपको करना क्या, कुछ कुछ चीज देख सबका डेफिनेशन ग्राफ्स ऑफ एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग आपको करना है। हाँ, थोड़ा और ज्यादा ध्यान किस पर देना है, ये वाले चीज पे। ग्राफ्स आपको प्रॉपर फिंगर टिप पे आने चाहिए, ये सारा चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए बिकॉज ये सब्जेक्टिव में सॉरी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। एपीसी इज ग्रेटर देन 1, एपीसी इक्वल टू 1, स्मॉलर देन 1, नॉट इक्वल टू 0, ये चीज आपको ध्यान दे देना पड़ेगा। ठीक है सर, ये हो गया। सिमिलरली एमपीसी में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 to 1, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच पूछा जा रहा है। सेम चीज तो आपका एपीएस में भी है, ये सारा पॉइंट्स। एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, एपीएस कैन बी 0, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। ठीक है, एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम। सेम चीज एमपीएस में भी द वैल्यू ऑफ एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 to 1। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सर, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर फ्रॉम कंजम्पशन कर या डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर फ्रॉम सेविंग कर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, इस ये आपका पूरा ग्राफ्स है। ठीक है, और ये सारा आपका फॉर्मूला है सर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको दिख रहा होगा। ये सारा फॉर्मूला को ध्यान देने का है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा मैंने करवा दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं शॉर्ट रन पे। शॉर्ट रन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अब यहां पर इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं सर। मैंने बता दिया अप्रोच दो होता है, एडीएस अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच होता है। अगर इक्विलिब्रियम बोला तो आपको एडीएस और सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों अप्रोच बना के दिखाना पड़ेगा। अगर एडीएस अप्रोच बोला तो ओनली एडीएस अप्रोच बनाएंगे, ये 8 कॉलम। ठीक है, ये ग्राफ बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिर बहुत बार पूछा जाता है एडी इज ग्रेटर देन एएस। ठीक है सर, एडी एडी ग्रेटर देन एएस, ये पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर यहां पर एडी इज स्मॉलर देन एएस, या इसके साथ में पूछेगा व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये आप देख लेना, आपको मैंने पढ़ा चुका है कि एडी बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और आउटपुट भी बढ़ेगा। और अगर एएस ज्यादा है या एडी कम है तो एम्प्लॉयमेंट घटेगा, इनकम घटेगा और आउटपुट भी घटेगा। कब तक? टिल देन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। कहां पर? एट ओवाई लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से पूछेगा व्हाट इज सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेम आप कॉलम बनाना, शेड्यूल बनाना, एक्सप्लेन कर देना। फिर पूछेगा सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग स्मॉलर देन इन्वेस्टमेंट। ये पूछने के बाद और क्या न्यूमेरिकल तो भैया पूछेगा, मैंने बता चुका था कि क्वेश्चन आप पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर किसी क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम लिखा है मतलब वो अप्रोच से बनेगा। अप्रोच दो होता है आपका, अप्रोच मैंने बता चुका था, अप्रोच दो होता है, मैं लिख के दिखा रहा हूं। एक होता है y इक्वल टू सी प्लस आई, दैट इज y इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई प्लस आई। और सेविंग में रहेगा s इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। ठीक है, इक्वल टू आई, ये सेविंग इन्वेस्टमेंट का रहेगा। ठीक है सर, मैंने बता चुका था। अच्छा, इसके बाद एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। सॉरी, अनसेट सेटअप प्रॉपर नहीं है ना सर, थोड़ा कम टाइम था आपके लिए ले आए। रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर पूछेगा तो भैया पॉजिटिव रिलेशन होता है, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। मैंने बता चुका था कि दो एमपीसी ले लेंगे। ठीक है, जैसे एमपीसी, एक एमपीसी आप ले लिए 0.2 और एक एमपीसी ले लिए 0.6। दो बार के निकाल के दिखा देना, आपको पता चल जाएगा जितना एमपीसी रहेगा मल्टीप्लायर भी उतना रहेगा, जितना एमपीसी कम रहेगा मल्टीप्लायर भी उतना रहेगा, कम रहेगा मतलब। सेम चीज एमपीएस और मल्टीप्लायर का नेगेटिव रिलेशन होता है, एमपीसी ज्यादा रहेगा मल्टीप्लायर कम रहेगा, एमपीसी कम रहेगा मल्टीप्लायर ज्यादा रहेगा। ठीक है सर, ये करवा दिए। ठीक है, ये कराने के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब आता है आपका एक्सेस डिमांड। खुल जा भाई। सेम चीज व्हाट इज एक्सेस डिमांड आपको पता है। कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा कि ये शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो आपको चेक करना पड़ेगा एडी ऊपर है कि नीचे है। अगर एडी1 ऊपर है तो एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप, अगर एडी नीचे है तो डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। या अगर ये ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, अगर ये ट्रायंगल ऊपर बन रहा है तो एक्सेस डिमांड, अगर ये ट्रायंगल नीचे बन रहा है तो डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है सर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये सबको एक्सप्लेन कर देने का, हाँ रीजन फॉर एक्सेस डिमांड पढ़ लेना, सैंपल में पूछा जा रहा है। राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, द रिडक्शन रेट ऑफ टैक्स, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फॉल इन इंपोर्ट, राइज इन एक्सपोर्ट। इंपैक्ट पूछा जाएगा, सेम चीज डेफिशिएंट डिमांड में भी रीजन एंड इंपैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है सर, ये पढ़ने के बाद अब इसको ठीक करने का दो तरीका होता है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल में 4 पॉलिसी आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स रेट, बोरिंग फ्रॉम पब्लिक, बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन पैसा ज्यादा है तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घटाएंगे, टैक्स रेट बढ़ाएंगे, बोरिंग फ्रॉम पब्लिक बढ़ाएंगे एंड आरबीआई घटाएंगे। ठीक है सर, ये मैंने बता चुका था। ठीक है, सेम चीज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आता है। क्वांटिटेटिव बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओ, सीआरआर, एसएलआर आता है। ये सब इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन बढ़ेगा और डिफ्लेशन में घटेगा। ठीक है सर, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एक्सप्लेन 2 मॉनेटरी पॉलिसी, तो कोई भी 2 मॉनेटरी पॉलिसी बोल देने का है, बट वो किसको एक्सप्लेन करने बोल रहा है, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, मतलब इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, तो सबका सब बढ़ेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा बोला नहीं है, अगर बोल दे कि एक्सप्लेन द मॉनेटरी पॉलिसी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन या इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इकोनॉमी, तो भैया कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी लिखकर इन केस ऑफ इन्फ्लेशन और इन केस ऑफ डिफ्लेशन लिखकर आना। ओके सर, ये हो गया। बाकी तो भैया मैंने बता दिया, मेरे शीट में ये सब दिया हुआ है। ठीक है, मेरे शीट में ये सब दिया है कि भैया इन्फ्लेशन में कौन सा बढ़ेगा और कौन सा घटेगा। अगर आपको डाउट है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है सर, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। अब आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट सर क्या होता है? सर मैंने बता चुका था, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के प्रोसीजर को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है सर, देख लेना। आपसे बार बार सैंपल में पूछा जा रहा है कि बैलेंस बीओपी, सरप्लस बीओपी या डेफिशिएंट बीओपी कब आएगा, इसको ध्यान दे देने का है। अच्छा, उसके बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत बार पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट आता है। सो करंट अकाउंट में क्या क्या आता है ये पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन में, और अगर ये नहीं पूछेगा तो भैया सबसे फेमस क्वेश्चन है कौन से साइड में जाएगा एंड कौन से अकाउंट में जाएगा। तो मैंने बता चुका था बैलेंस ऑफ पेमेंट का सबसे बड़ा थंब रूल क्या है, सबसे बड़ा निंजा टेक्निक क्या है, आया तो क्रेडिट गया तो डेबिट। ध्यान देना, पैसा आएगा तो क्रेडिट, गया तो डेबिट। ठीक है, याद रखना करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा सर, करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये सारा आता है। ठीक है सर, सेम चीज कैपिटल अकाउंट में क्या था, बहुत बार कैपिटल अकाउंट पूछ रहा है, विच चेंजेस द एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट जब जब बोलेगा भैया कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 चीज आएगा, उसके अलावा एक भी चीज आएगा वो सब करंट में जाएगा। सिर्फ कैपिटल में सर क्या क्या आएगा प्लीज बता दो। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा आपका, मैं बता रहा था, बोरोइंग, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसको छोड़कर जो भी आएगा सबका सब करंट अकाउंट में जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट को आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा तरीका मैंने बताया, आया तो क्रेडिट गया तो डेबिट। ध्यान देना सर। ठीक है, ये चीज हो गया। ये करने के बाद जो सबसे वर्ल्ड फेमस चीज पूछ रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोनॉमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम, सर रट लो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। तबीयत भी खराब है गाइस। बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, अब आते हैं फॉरेन एक्सचेंज पे। भाई ओपन, चलो अब सर फॉरेन एक्सचेंज, ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तो आपको करना ही है। ठीक है, ये तो आपको करना ही है, नो डाउट। हाँ, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी सैंपल में पूछ रहा है, एक्सप्लेन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो भैया डिमांड कब कब होता है, इंपोर्ट, टूरिज्म, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री, यूनिलैटरल ट्रांसफर, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है सर, मैं बताता हूं। खुलिए सर, जल्दी खुलिए। अब यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। तो अब सब जानते हैं सर ये नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है सर, ये नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। सर ये चीज बताने के बाद आप ग्राफ बना देने का, ये रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है।
पहले नॉर्मल बना देना, रेट एंड क्वांटिटी, ठीक है सर। रेट एंड क्वांटिटी बनाने के बाद ये डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है सर, बता दिया, डी डी इज द डिमांड कर, ठीक है। रेट बढ़ेगा डिमांड घटेगा, R1 हो गया, ठीक है, ये Q1 हो गया। रेट घटेगा डिमांड बढ़ेगा, R2 हो गया, और ये Q2 हो गया सर। ये प्लीज आप ध्यान दे देना इस तरीका से। सेम चीज आपसे सप्लाई कर में भी पूछेगा, ठीक है। ये तो डिमांड का मैंने बताया, सेम चीज सप्लाई का सर। सप्लाई का तो सर अपवर्ड स्लोपिंग होता है, कुछ इस तरीका से रहेगा, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया, ये बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा, घटेगा तो नीचे आएगा, ठीक है सर। इस तरीका से पूछेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड कर्व एंड प्राइस ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो सर ये होगा, ग्राफ बना देना। पूछेगा एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ डिमांड एंड sorry, explain the relationship between, yeah, what is the relationship between price of foreign exchange and supply of foreign exchange, तो भैया पॉजिटिव रिलेशन होता है, यहाँ नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है सर। ये कर लेना। ये करने के बाद अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा डिटर्मिनेशन, तो सब जानते हैं सर, डिटर्मिनेशन कोई दिक्कत तो है नहीं। इंक्रीज डिमांड डिक्रीज डिमांड, हाँ यहाँ से ग्राफ पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द लाइकली कॉज एंड इंपैक्ट। तो लाइकली कॉज एंड इंपैक्ट कैसे पता चलेगा? लाइकली कॉज एंड इंपैक्ट का मतलब क्या है? अगर इंडिया पेमेंट करेगा तो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री पेमेंट करेगा तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। कोई भी पेमेंट अगर इंडिया कर रहा है तो भैया डिमांड होगा, और कोई भी पेमेंट अगर फॉरेन कंट्री करेगा तो सप्लाई होगा। ये इसका सबसे बड़ा थंब रूल है सर, ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट, ठीक है, इसी के साथ हमारा नेशनल इनकम खत्म हो गया, ठीक है, मनी बैंकिंग खत्म हो गया, गवर्नमेंट बजट खत्म हो गया, शॉर्ट रन खत्म हो गया, एक्सेस डिमांड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड खत्म हो गया सर। बस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि किस तरीका से लिखना है। प्लीज अच्छे से एग्जाम देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्यारे बच्चों। मिलते कल सेंटर के बाद, ऑल द वेरी बेस्ट। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी का वीडियो को लेकर। टिल देन बाय बाय।